कहानी का शीर्षक है तीसरा बलिदान। माधवी और रजत एक ही ऑफिस में काम करते हैं। माधवी 2 वर्ष से इस ऑफिस में है, जबकि रजत इस ऑफिस में पिछले 10 वर्ष से काम कर रहा है। माधवी 2 वर्ष पहले ही ट्रांसफ़र होकर यहाँ आई थी। जब माधवी ट्रांसफ़र होकर अहमदाबाद वाले ऑफिस में आई और उसने ज्वाइन कर लिया, तो उसे ऑफिस में आते हुए अभी 3 दिन ही हुए थे कि उसने अपने कॉलेज के क्लासमेट रजत को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे रजत, तुम यहाँ? हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। रजत को आश्चर्य हुआ कि यूं ऑफिस में तुम जैसा फॉर्मल शब्द बोलने वाली ये खूबसूरत महिला कौन है। वहीं साथ में काम करने वाले आसपास के कर्मचारी दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि कहीं माधवी को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। रजत, मैं माधवी हूँ। सूरत में हम एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। माधवी को आश्चर्य हुआ कि रजत ने उसे पहचाना नहीं। माधवी को यह सोचकर थोड़ी झेप हुई, क्योंकि आसपास सभी सहकर्मी उन दोनों को देख रहे थे कि माधवी कोई भूल तो नहीं कर रही है। माधवी को यूं एम्बेरस होते हुए देखकर रजत बोला, ओहो, सॉरी सॉरी माधवी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शायद हमें कॉलेज छोड़े हुए लगभग 12 साढ़े 12 वर्ष हो गए हैं। उम्र के साथ साथ अब याददाश्त भी तो कमज़ोर हो रही है। हालांकि 35 वर्ष की उम्र कोई बहुत अधिक नहीं होती है। अभी से क्या याददाश्त कम होगी, माधवी ने रजत से कहा। रजत ने बात बनाने की कोशिश की, अरे नहीं माधवी, मेरा ध्यान कहीं और था। रजत ने माधवी को ध्यान से देखा। उस समय कॉलेज में माधवी की लंबी चोटी हुआ करती थी, पर अभी उसके बाल कंधों तक हैं और साथ में आंखों पर नंबर का चश्मा भी। परंतु रजत यह बात माधवी को सबके सामने कह भी तो नहीं सकता था। अरे, कब ज्वाइन की ड्यूटी आपने यहाँ? रजत ने औपचारिकतावश पूछा, क्योंकि वह 3 दिन से छुट्टी पर था। उसका बच्चा बीमार था। 3 दिन पहले ही माधवी ने बेमन से जवाब दिया। माधवी को रजत का यूं माधवी को आप जैसा औपचारिक संबोधन अच्छा नहीं लगा। यह सही बात थी कि माधवी और रजत साथ साथ एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में पढ़ते थे, परंतु दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। वैसे तो कॉलेज में भी साथ साथ बैठते थे और दोनों का ग्रुप भी एक था। आपस में अनजान भी नहीं थे। माधवी का मन तो रजत को इतने साल बाद अपनी नई ऑफिस में देखकर उत्साहित था। उसे लगा कि चलो यहाँ पर कोई तो अपना मिला, परंतु रजत के व्यवहार से एकदम ठंडा पड़ गया माधवी का उत्साह। रजत का शरीर अब भर गया था। उसने मूछें भी रख ली थी, तो भी माधवी ने इतने साल बाद एकदम से उसे पहचान लिया। ऑफिस वाले माधवी का उत्साह देखकर जोरदार कॉलेज स्टोरी होने का अनुमान लगा रहे थे। लंच समय में माधवी का मूड खराब देखकर रजत को लगा कि उसके हाथ से कुछ कच्चा कट गया है। सॉरी माधवी, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़कर कॉलेज के दोस्त वाली दोस्ती की भाषा में बोला, मोटी, अब माफ़ कर दे। मैं भी क्या करता, तू बदल जो गई है, इसलिए नहीं पहचान सका। तो माधवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ रजत, मेरे बाल नई स्टाइल देखकर ही शायद तुम नहीं मुझे पहचान पाए। मैं समझ गई थी कि ना पहचान पाने का यही कारण है। हाँ, कॉलेज में तुम्हारे लंबे काले बालों वाली चोटी बहुत प्रसिद्ध थी। उस कारण तुम्हें एक बार मिस कॉलेज का खिताब भी मिला था। रजत उसकी चोटी याद करके बोला, जिस पर कॉलेज के कई छात्र दीवाने थे। क्या करूं, सुबह की भाग दौड़ में चोटी बन नहीं पाती है। कॉलेज के समय में जो लंबे काले बाल थे, वह मैंने इसलिए ही कटवा दिए। किसी भी भारतीय स्त्री को काले घने लंबे बालों से बहुत ही प्रेम होता है। इसलिए माधवी के शब्दों में अफसोस था। हम जब कॉलेज में या शहर में
एक साथ होते हैं तो भले ही हमारे संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हो, पर जब हम अलग शहर में और बहुत समय बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही करीब थे और बिछुड़कर बहुत समय बाद मिले हैं। ऐसा लगता है यह सब रजत और माधवी के साथ भी हुआ। तो माधवी, यहाँ कैसे? कंपनी का ऑफिस तो सूरत में भी है, वहाँ तो तुम्हारा घर भी है। रजत ने माधवी से सवाल किया। बस रजत, घर के कारण ही वहाँ का ऑफिस छोड़ना पड़ा। मतलब? रजत समझ न सका कि कोई अपना ऑफिस घर के कारण क्यों छोड़ेगा। बस ऐसे ही रजत, फिर कभी बताऊंगे। माधवी ने देखा कि रजत ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ सिर्फ बहुत ही ज़रूरी बात ही करता है, वह भी जब जब काम हो और केवल हाँ हूँ में ही। हालांकि रजत की दूसरे पुरुष कर्मचारियों के साथ ऐसी बात नहीं थी और वह बहुत ही मिलनसार और सहयोगी प्रकृति का था। पर वह ऑफिस से शाम 6 बजे छुट्टी होते ही निकल जाता था, 1 मिनट की देरी किए बिना। बहुत दिनों बाद जब इसका कारण माधवी को पता चला तब उसे बहुत ही दुख हुआ और उसे रजत के साथ सहानुभूति हुई। रजत की पत्नी का निधन 2 साल पहले कैंसर के कारण हो गया था। रजत का बेटा उस समय 3 वर्ष का था। आज उसका बेटा 5 वर्ष का हो गया है। बेटे के कारण रजत ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि रजत को लगता था सौतेली माँ न जाने मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे। यही सोचकर उसे डर लगता था। अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचता कि कहीं मेरे बेटे का भविष्य खराब ना हो जाए। सौतेली माँ के आ जाने से माधवी को रजत पर गर्व हुआ कि इतनी मानसिक व शारीरिक तकलीफों के बाद भी वह सिर्फ अपने बेटे के भविष्य का सबसे पहले सोच रहा है। इस कारण वह महिला कर्मचारी से बात तक नहीं करता है। अच्छा माधवी, तुमने सूरत से अपनी बदली यहाँ क्यों करवा ली? वहाँ तो तुम्हारा अपना घर भी है। कैंटीन में एक दिन फिर दोपहर का खाना खाते हुए रजत ने फिर से वही बात छेड़ी। इसलिए क्योंकि वहाँ घर है, टिफिन पैक करते हुए माधवी ने जवाब दिया। मतलब? रजत समझ न सका कि माधवी ने अपना ट्रांसफ़र घर के कारण क्यों करवाया है। रजत ने प्रश्नवाचक दृष्टि से माधवी की ओर देखा। माधवी ने कहा, मैं अपने घर में सब भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे पापा के अचानक गुजर जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं रहा। भाई बहन पढ़ रहे थे, मुझे पापा की जगह नौकरी मिल गई। इस कारण घर अच्छी तरह चलने लगा। आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले ही बच गई और भाई बहन की पढ़ाई वैसे ही चलने लगी। क्योंकि घर में कमाने वाली केवल मैं ही थी तो मैं शादी नहीं कर सकती थी। यदि शादी कर लेती तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती और भाई बहन का कैरियर और दूसरी तकलीफें उत्पन्न होती। एक बार एक अच्छा परिवार देखने आया तो मैंने हिम्मत करके उन लोगों से शादी के लिए यह शर्त रखी कि शादी के बाद मैं मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा घर वालों को दूंगी। बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। फिर किसी के सामने यह शर्त रखने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे लिए मेरे भाई बहन और घर महत्वपूर्ण था। वे लोग मुझे आशा भरी नज़रों से देखते थे और मुझे भगवान जैसा समझते थे। मैं भी अपनी इस ज़िंदगी से खुश और आत्मसंतुष्ट थी। भाई को अच्छी शिक्षा देने के बाद अपनी कसम देकर भाई व बहन की शादी धूमधाम से करवा दी। माँ भी यह सब देखकर चल बसी। पापा के बिना उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। वह सिर्फ भाई बहन का घर बस जाने की इच्छा से ही चल रही थी। भाई की शादी के बाद मेरी समस्याएं शुरू हुई। भाभी को मेरी सैलरी पसंद थी पर मेरा घर पर रहना पसंद नहीं था और ना ही मेरे भाई का अपने हर काम में मेरा सलाह लेना पसंद था। दोनों के बीच मेरे कारण तनाव रहने लगा। इस कारण भाई भी मुझसे धीरे धीरे कटने लगा। मुझे लगा कि अब समय आ गया है,
अपने बलिदान व त्याग का क्रेडिट लेने की जगह और महानता की आत्म प्रशंसा की जगह जगह को ही बदलना उचित होगा। मैंने मेरे विभाग में बदली के लिए अर्जी दी और बदली का सही कारण भी बताया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण मुझे अहमदाबाद में बदली मिल गई और यहाँ आकर मुझे सच में मानसिक शांति मिली। और फिर यहाँ पर मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और कॉलेज के दिनों वाली ताजगी महसूस होने लगी। माधवी, तुम सच में महान हो। अपने परिवार के लिए खुद का बलिदान दिया, वह भी एक बार नहीं, दो दो बार। पहली बार अपने घर वालों के लिए शादी नहीं की और दूसरी बार अपने घर वालों के लिए घर ही छोड़ दिया जो तुम्हारी सबसे प्रिय जगह थी। रजत ने सिर झुकाकर आदर भाव से कहा। रजत को अच्छा लगा कि उसके क्लासमेट ने अपने परिवार के हित के लिए अपनी खुशियों को बलिदान कर दिया। उसके मन में माधवी के लिए प्यार व आदर के भाव पैदा हुआ। अच्छा माधवी, एक बात पूछूं? हाँ रजत, पूछो। माधवी, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? एक अच्छे दोस्त की भांति रजत ने पूछा। पता नहीं, मेरे लिए जवाबदारी इतनी बड़ी थी कि प्यार की गर्माहट मैंने कभी महसूस ही नहीं की। माधवी ऐसे बोली जैसे कि उसके मन में प्यार की कसक अभी बाकी है। अब तो कोई जवाबदारी नहीं है माधवी, अब क्यों नहीं शादी कर रही हो? रजत ने अपनेपन से पूछा। सच बताऊं, एक तो उम्र हो गई है और दूसरा विवाह के लिए लड़का भी तो होना चाहिए, या फिर कोई लड़के को ढूंढने वाला भी तो होना चाहिए। माधवी ने हताशा से फीकी हंसी के साथ कहा। माधवी, 35 वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। देखते हैं रजत, जिंदगी अब किस मोड़ पर ले जाती है। मुस्कुराकर बात खत्म करने के उद्देश्य से माधवी बोली। तभी माधवी ने रजत से उल्टा प्रश्न कर दिया। रजत, तुम्हारी भी उम्र मेरे जितनी ही है, फिर तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो? बेटे के कारण उसे माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या मैं उसे पिता का प्यार भी नहीं दूँ? न जाने सौतेली माँ कैसी हो, ऊपर से उसके बच्चे हो गए तो फिर क्यों वह मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? मैं इस बात से ही डरता हूँ। रजत ने स्पष्ट रूप से कहा। बेटा जब कॉलेज जाने लायक होगा तब कर लूँगा शादी, हंसते हुए रजत बोला। रजत की बात सुनकर माधवी भी हंसने लगी। 2 साल से ज़्यादा हो गए थे माधवी को अहमदाबाद आए हुए। अब माधवी और रजत न सिर्फ अच्छे दोस्त हो गए थे, बल्कि कई बार साथ में बाहर भी जाते थे। यहाँ तक कि कई बार साथ में 5 साल का बेटा बंटू भी उनके साथ होता था। बंटू भी काफ़ी घुल मिल गया था माधवी के साथ और प्यार से माधवी को आंटी कहता था। दोनों के प्यार व साथ में रहने की चर्चा ऑफिस में भी होती थी और सब यह दिल से चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। दोनों के चेहरे की चमक भी 2 साल में बदल गई थी और दोनों के मन में, दिल में, जिंदगी में कुछ आशाओं के दीप जगमगाने लगे थे। रजत, कब शादी कर रहे हो? माधवी के साथ? ऑफिस के सहकर्मी आकाश ने संजीदगी से पूछा, जो रजत का अच्छा दोस्त भी है।
उस दिन ऑफिस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सभी सहकर्मी एक ऑफिस के साथी के बच्चे की शादी में गए हुए थे। माधवी पर्स टेबल पर ही भूल गई थी, इसलिए लेने आई थी। उसने अपना नाम सुना तो दीवार के पीछे खड़ी होकर दोनों की बातें सुनने लगी। आकाश, मैं माधवी को पसंद तो करता हूँ और माधवी है भी बहुत अच्छी। दोस्त, आज भले ही उसे मेरा बेटा अच्छा लग रहा है, जब उसके स्वयं के बच्चे होंगे तब शायद मेरा बंटू उसे पराया लगने लगे। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपने बेटे के लिए। रजत हताश भाव से स्पष्ट शब्दों में कहा। यह सब सुनने के पश्चात और कुछ भी सुनने की हिम्मत माधवी में नहीं थी। वह अपना पर्स लिए बगैर पार्टी में चली गई। 3-4 दिन तक माधवी ऑफिस नहीं आई और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। रजत सोच सोचकर बेचैन हो गया था। 2 साल में पहली बार माधवी और रजत इतने दूर थे। रजत को लगा कि माधवी के बिना शायद ही जिंदगी गुजार पाएगा। ऑफिस के सभी लोग उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 5 दिन बाद शाम को एक टैक्सी रजत के घर के आगे रुकी। उसमें से माधवी उतरी और देखने में बहुत ही कमज़ोर लग रही थी, जैसे कई दिनों की बीमार हो और जैसे सीधे अस्पताल से आ रही हो, ऐसी दिख रही थी। अरे माधवी, 5 दिन से कहाँ थी तुम? इतने दिन बाद उसे सामने देखा तो रजत आश्चर्य से बोला, यह लो तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट और गेम। बंटू के हाथ में गिफ्ट हैम्पर देते हुए गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए माधवी ने कहा। थैंक यू आंटी। बंटू हमेशा की तरह माधवी से चिपक कर बोला। बताया नहीं, क्या हुआ था तुम्हें? उसे सोफे पर बिठाने के बाद बेसब्री व चिंता से रजत ने पूछा। माधवी ने गहरी सांस ली और एक फाइल से सर्टिफिकेट निकाल कर कहा, यह लो रजत। सर्टिफिकेट देते हुए माधवी रजत से बोली। माधवी के हाथ से सर्टिफिकेट लेते हुए हैरानगी व असमंजस से रजत गंभीरता से बोला, माधवी, कैसा सर्टिफिकेट? जब रजत ने वह सर्टिफिकेट देखा तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। क्या? ये क्या किया तुमने माधवी? तुमने अपना बच्चा न होने का ऑपरेशन करा दिया है, वह भी शादी से पहले। सरकारी अस्पताल का नसबंदी सर्टिफिकेट देखते हुए रजत तेज आवाज में बोला। रजत, तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहे थे ना कि तुम्हें डर लग रहा था कि हमारे बच्चे होने के बाद मैं तुम्हारे बंटू को प्यार नहीं दूंगी और बंटू का ध्यान नहीं रखूंगी। रजत, मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि बंटू ही मेरा प्रथम व आखिरी बच्चा है, इसलिए भविष्य में मेरे कभी बच्चे ही नहीं हों, इसलिए मैंने यह प्रश्न ही समाप्त कर दिया। बच्चा ना होने का ऑपरेशन ही करा दिया। रजत, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, माधवी भावपूर्ण स्वर में बोली। रजत बोला, माधवी, तुमने अपनों के लिए तीसरी बार फिर अपना बलिदान दे दिया। मेरे पास तुम्हारी महानता के लिए शब्द नहीं है। रजत प्यार से माधवी को गले लगाते हुए रो पड़ा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों
एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।